जय हिंद साथियों, मैं एसपी ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी ठाकुर क्रेजी टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। हाँ, जो कि औरंगजेब के शासन के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और औरंगजेब के शासन के बाद जितने भी शासक मुगल साम्राज्य में शासक बने थे उनके लिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहा गया। तो इनके ही बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले औरंगजेब के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? तो बहादुर शाह प्रथम बनता है। बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से लेकर के 1712 तक शासक रहता है। अगर इसके जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म 1643 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वहीं इसकी मृत्यु की बात की जाए तो लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 1712 में। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसका मूल नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम था। और इसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों किसको? आजम और कामबख्श को हरा करके गद्दी प्राप्त की थी। तो अपने भाइयों आजम और कामबख्श को हरा करके किसने गद्दी प्राप्त की थी? बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी प्राप्त की थी। मुअज्जम के नाम से कौन जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। साथ ही इसके लिए शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो शाह ए बेखबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम के लिए जाना जाता है। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में प्रथम शासक कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था। यह इतना उदार था कि उदारता को ही इसके चरित्र पर कलंक माना जाता है। तो वह उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन सा था जिसकी उदारता को उसके चरित्र पर कलंक माना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफनाया नहीं जा सका। तो ये भी आप याद रखोगे। दोस्तों, यहाँ से भी जितने फैक्ट हैं एक किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी को भी मिस मत कीजिएगा। बहादुर शाह प्रथम के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? जहांदार शाह बनता है, जो कि एक ही साल शासन करता है। 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक यह शासक रहता है, जो कि जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। इसने इजारेदारी प्रथा, मतलब कि राजस्व को ठेके पर देने की प्रथा आरंभ की थी। तो इजारेदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? जहांदार शाह ने की थी। इसके लिए लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि जहांदार शाह के बाद स्टार्ट होता है सैयद बंधु, क्योंकि यह है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दो भाई थे जिनको सम्राट निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में एक के बाद एक 4 शासकों को अपने आधार पर ये बनाते थे और अपने आधार पर ये उसको राजगद्दी से हटा देते थे। तो सैयद बंधुओं के नाम से किसको जाना जाता है? यह सम्राट निर्माता तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को जाना जाता है। भारतीय इतिहास में इन्हें सम्राट निर्माता कहा जाता है। किस किस के लिए सम्राट निर्माता? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के लिए। इन्होंने एक के बाद एक निम्न 4 शासकों को गद्दी पर बैठाया, जिसमें सबसे पहले फारूक सियर 1713 से लेकर 1719 तक, रफीउद्दर्जात 1719 तक 1-2 महीने शासक रहा, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रफीउद्दौला सैम इसके साथ में ऐसा ही होता है, 1719 में ये भी शासक रहता है। और इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि सैयद बंधुओं का अंत करता है 1720 में, जो शासक बनता है 1719 से लेकर 1748 तक। तो चलिए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले फारूक शेर। फारूक शेर कब से कब तक शासक बना था? तो 1713 से लेकर 1719 तक शासक बना था। इनके शासनकाल में बहुत ही कम समय है, लेकिन जो इनके काम है, 1-2 फैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहते हैं, यहाँ से प्रश्न निकल कर आते रहते हैं, तो ये आप याद रखोगे। फारूक शेर की अगर बात की जाए तो इसके लिए संबोधन घृणत कायर। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में घृणत कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फारूक शेर के लिए। लंपट मूर्ख किसके लिए? तो जहांदार शाह के लिए। और शाह ए बेखबर तो बहादुर शाह के लिए जाना जाता है। इसने अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार सुविधा प्रदान करने हेतु 1717 का फरमान जारी किया, क्योंकि इस फरमान को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसने शुरू किया था? फारूक शेर ने। कब? 1717 में। इसके काल में सिखों के जो अंतिम योद्धा थे कौन? बंदा बहादुर, जिनके लिए लक्ष्मण दास के नाम से भी जाना जाता है,
उसके लिए इन्होंने मृत्युदंड दिया था। कब? 1715 में। तो सिखों के अंतिम योद्धा बंदा बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? फारूक हुसैन ने दिया था। और कब दिया था? तो 1715 ईस्वी में दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि यह सैयद बंधुओं का अंत करेगा, जो 1719 से लेकर के 1748 तक शासक रहता है। अगर इसके मूल नाम की बात की जाए तो रोशन अख्तर के नाम से इसको जाना जाता है। तो रोशन अख्तर किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का था। 1720 में इसने जो सम्राट निर्माता थे सैयद बंधुओं का अंत कर दिया था। इसने फारसी के स्थान पर उर्दू को राजकीय भाषा बनाया था। अभी तक जो बाबर के काल से चली आ रही राजकीय भाषा फारसी थी, उसको अब इसने हटा करके उर्दू को बनाया था। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। संपूर्ण मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास इसी के काल में हुआ था। तो संगीत का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में हुआ था। इसने भारत से जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था, क्योंकि अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। इसके बाद औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को चालू किया था। और मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा शासक था जिसने भारत से जजिया कर के लिए हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। इसके काल की प्रमुख घटना तो नादिर शाह का आक्रमण, जो कि 1739 में होता है, जिसको करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो किसके शासनकाल में हुई थी नादिर शाह का आक्रमण? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में अहमद शाह शासक बनते हैं, जो कि 1748 से लेकर 1754 तक इन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। तो एक क्रम के लिए बस याद रखना आप। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर 1759 तक उत्तरकालीन मुगल सम्राट रहते हैं। इन्होंने भी ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। तो ये दोनों आप सिर्फ क्रम के लिए याद रखोगे। आलमगीर द्वितीय के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? तो शाह आलम द्वितीय बनते हैं, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक शासन करते हैं। और इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। और इसे हारने के पश्चात इनके साथ में इलाहाबाद की संधि कब की गई थी? 1765 में की गई थी। तो ये याद रखोगे कि बक्सर का युद्ध इन्होंने किससे लड़ा था? तो अंग्रेजों से लड़ा था। जो इलाहाबाद की संधि की गई थी, इलाहाबाद की संधि के तहत इनके लिए 26 लाख रुपए वार्षिक मिलना अंग्रेजों से तय हुआ था। और उसके बदले इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। जो शाह आलम द्वितीय है, यह 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। और जो मराठा सरदार रहते हैं कौन? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया अंततः 1772 में इसको दिल्ली में प्रवेश करवाते हैं। किसके लिए? शाह आलम द्वितीय के लिए। शाह आलम द्वितीय के बाद नेक्स्ट शासक कौन बनता है? तो अकबर द्वितीय बनता है, जो कि 1806 से लेकर के 1837 तक शासन करता है। इसका जन्म मुकुंदपुर सतना में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात की जाए तो दिल्ली में इसकी मृत्यु होती है। इसने राजा राम मोहन राय के लिए राजा की उपाधि दी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय के लिए राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इसने फूल वालों की सैर नामक उत्सव का आयोजन आरंभ किया था। तो फूल वालों की सैर नामक उत्सव आयोजन किसने प्रारंभ किया था? अकबर द्वितीय ने किया था। अगर अकबर द्वितीय के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे। और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे, जो कि 1837 से लेके 1857 तक मुगल सम्राट रहते हैं। इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये जफर उपनाम से शायरी लिखते थे। और 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। और वहीं पर इनका मकबरा है। तो अगर आप ये ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहो तो ट्रिक भी बहुत आसान है। बज फरर मासाब। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक कुसियार, रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ये ट्रिक आप याद रखोगे तो आपको ये आसानी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रंथों के फारसी अनुवादक जो कि पूछे जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अकबर के द्वारा एक पृथक फारसी अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो देख लेते हैं कि उन्होंने कौन से ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। सबसे पहले बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहंदी ने किया था। रामायण का बदायूनी ने,
महाभारत का बदायूनी ने। जो महाभारत का फारसी अनुवाद है वह रजनामा कहलाता है। भगवत गीता और एक वशिष्ठ का फारसी अनुवाद दारा सिकोही ने किया था। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोही ने किया था, जिसके कारण इसको सिर्र अकबर के नाम से जाना जाता है। तो सिर्र अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? दारा सिकोही के लिए जाना जाता है। वहीं पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था। लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद मुल्ला साहेब मोहम्मद ने किया था। और रामायण के तमिल अनुवादक कौन थे? कम्मन थे। तो दोस्तों ये थे आपके उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अगर ये आपको सेक्शन अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बाद में जो भी इसकी आगे क्रमबद्ध संकलन रहेगी, ये मैं आपको 8 से 10 दिन तक पूरा आधुनिक भारत का इतिहास करवा दूंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।